Hello everyone, this is Prashant and once again welcoming you on this site as well as this channel. अगर आप ये वीडियो हमारे पर्सनल ग्रुप पर देख रहे हैं देन आपका स्वागत है। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। और चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जी हाँ, ऑर्गेनिजम्स या जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, ये चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी साइंस का क्लास 10th बेस पर। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ ये जो वर्ड लिखा हुआ है रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है इसकी बात समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसमें देखिए पहली चीज़ हम आपको बता दें ये वीडियो बाइलिंगुअल ही होगा एज ऑलवेज। आप सभी जानते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी हैं हमारी। और देखते हैं क्या है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देयर्स या देमसेल्व्स, यानी अपने जैसे जीव उत्पन्न करना या अपने जैसे जीव को जन्म देना रिप्रोडक्शन या जन्म कहलाता है। ठीक, रिप्रोडक्शन क्या है या ये करता क्या, इट इंश्योर्ड या रिप्रोडक्शन इंश्योर्ड कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जनन पृथ्वी पर कॉन्टिन्यूटी को, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को जो है जीवन की संभावनाओं को निरंतर बनाए रखता है। ठीक, बाकी कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं जैसे कि इट वर्क्स एज टू बिल्ड द ब्रिज टू हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, है ना, यानी कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है किसके बीच में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के तौर पर। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें आपको और भी दी गई हैं जो आप यहाँ पर कॉपिंग डीएनए वगैरह के कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं। फिलहाल आप इन सारी चीज़ों को स्नैपशॉट ले करके अपने आप से पढ़ सकते हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर दिया गया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने जो है इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, सुधांशु का मैसेज आ रहा है कि ले लिया है, आगे बढ़ें। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। सुधांशु ने बोल दिया है, प्रिया का भी मैसेज आ गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अगर बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात आ जाती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी अगर बात करें तो बहुत ही ईजिली हम यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे। सॉरी पहला पॉइंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लगभग अपोजिट हैं। लगभग कह रहा हूँ, एग्जैक्टली अपोजिट नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपोजिट है, बहुत ज़्यादा अपोजिट भी नहीं है लेकिन हाँ है। ठीक है, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा एक ही पेरेंटल बॉडी में हो जाता है या उसी से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, है ना, यानी मेल और फीमेल दोनों बॉडी का होना ज़रूरी है। यहाँ पर गेमेट्स बनते हैं या जेमेट्स बनते हैं यानी युग्मनज बनते हैं, और यहाँ पर युग्मनज नहीं बनते। सेक्सुअल में युग्मनज बनते हैं और असेक्सुअल में युग्मनज नहीं बनते। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मनज या गेमेट्स या जेमेट्स नहीं बनते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मनज या जेमेट्स या गैमेट्स जो है, जो भी है, वो नहीं बनते। देखिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इशू हो सकता है। यहाँ पर जो जेमेट्स या गैमेट्स है वो अलग अलग एक्सेंट में जो है अलग अलग लोग जो फॉलो करते हैं वो अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील मेरे हिसाब से। ठीक, बाकी आप समझ लीजिए गैमेट्स भी कहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग जेमेट्स भी कहते हैं। ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट होने की वजह से ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज रहता है, अक्सर मैंने देखा है, और ख़ासकर मेरे साथ तो ऐसा होता ही है। ठीक है, प्रोजेंसी इज़ आइडेंटिकल टू पेरेंट। असेक्सुअल में ये बात आपने देखी, और इसके लिए एग्जांपल फिजन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा का फिजन जो होता है भाई आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी आप देखें ना, ऐसे करके कुछ धीरे धीरे ब्रेकआउट, ये इधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा, यहाँ पर एक मदर सेल रहेगी, मदर से डॉटर सेल बनेगी। फिलहाल जो नेक्स्ट वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है वो प्रेजेंसी इज ओनली जेनेटिकल सिमिलर टू पेरेंट। ठीक है, ये जेनेटिकल या जेनेटिकली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये जेनेटिकली सेम रहते हैं, ये लगभग सिमिलर रहते हैं। ठीक है,
अगर 2 पैरों से चलने की आदत है तो कहा जा सकता है कि इनके जो आने वाले संतान है वो भी 2 पैरों से चलने का गुण विकसित कर सकते हैं, जैसे कि आप और हम। ठीक है, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में छोटी सी चीज़ें दी गई हैं, कुछ 2 पॉइंट्स दिए हैं, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, उनको भी समझेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट आपको दिया गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ कॉमन इन लोअर प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, इन छोटे छोटे पौधों में या जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें जो है इट इज़ वेरी कॉमन, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ है या साधारण तौर पर उनमें पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी जल्दी जल्दी 1 से 2 जो है बन गया, फिर 2 से, है ना, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसा कुछ अगर होता है तो वो एक्सटेंड कर जाता है, मतलब कि हाँ समझ जाना चाहिए लगभग वहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, पहला टाइप देखते हैं या पहला फॉर्म देखते हैं, तो द पैरेंट फिजन के नाम से इसको जाना जाता है, फिजन। ठीक है, फिजन क्या होता है, तो द पैरेंट सेल डिवाइड्स स्प्लिट्स इनटू 2 डॉटर सेल। बाइनरी फिजन स्प्लिट्स इनटू मेनी सेल्स मल्टीपल फिजन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर एक सेल है, ठीक है, एक मदर सेल है, वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक, तो इसे बाइनरी फिजन कहेंगे। ठीक, एक सेल, फिलहाल आपको समझना है कि फिजन क्या होता है। फिजन होता है सेल का ब्रेक हो जाना और 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाना। ठीक है, अच्छा, अगर हमारी एक मदर सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, ब्रेकआउट हो रही है, स्प्लिट हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो हम उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। लेकिन अगर हमारी बहुत सारी सेल्स यहीं इसी के साथ एक और सेल जुड़ी हो और वो अलग ऐसे टूट जाए, अब देखो भाई साहब, यहाँ पर इसी स्टेप में कुल 4 सेल हो गए, ये देखिए, ठीक है, ये वाली सेल, तो ये इस तरीके का जो प्रोसेस है, ये इस तरीके का प्रोसेस क्या कहलाता है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, और याद रखिएगा अमीबा में हमेशा क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल भी आप लोग क्लास 10th में लिखते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप जो फाइल वगैरह बनाते होंगे प्रैक्टिकल के, उसमें आप करके देखते होंगे या बना करके देखते होंगे, इस्टेब्लिश करते होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही आप करते होंगे। यहाँ पर एक अमीबा है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज हो गया है स्कैन करने में, थोड़ा सा कट हो गया है, फिगर आप समझ जाइएगा, आपकी बुक में भी दिया गया है। जब ये एक सेल रहती है तो ये एक सेल धीरे धीरे, यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी है, यहाँ इस न्यूक्लियस को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि जो सेल डिवीज़न होता है वो विद द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर देखिए वही न्यूक्लियस देखिए ब्रेकिंग की कंडीशन में आ चुका है, ठीक, टूटने की कंडीशन में आ गया, डिवाइड होने की कंडीशन में आ गया, और इस तरीके से यहाँ से ये धीरे धीरे टूटेगा अगले स्टेप में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी ज़्यादा इस जो है क्रिटिकल कंडीशन पहुंच गया, ये ब्रेक होने ही वाला है और अगले ही स्टेप में ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा भी है डॉटर अमीबा। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा ये दोनों आए किससे भाई साहब, यहाँ से, तो मदर अमीबा ये है और मदर अमीबा से जो 2 डॉटर सेल बनी एक मदर सेल से, वो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये बाइनरी फिजन है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ढेर सारे अमीबा एक ही में चिपक जाएं और अगर चिपक कर वो उनमें फिजन हो तो हम उसे मल्टीपल फिजन कहेंगे। लेकिन बहुत ढेर सारे सेल्स में एक साथ मल्टीपल फिजन होता है, और एक सेल में अगर अकेले हो रहा है फिजन तो फिर वो बाइनरी फिजन होगा, और बाइनरी फिजन का मतलब ही होता है एक सेल से 2 में कन्वर्जन। ठीक है, या डिवाइडेशन करके कुछ होता है। ठीक है, फिलहाल मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है, इसको देखते हैं कि बडिंग क्या होता है। तो बडिंग में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड एज एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी पार्ट। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक पेरेंट सेल है, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं यीस्ट का है, ठीक है, उसके ऊपर ही एक नया बड फॉर्म हो जाएगा, एक नया छोटा सा जो इसी का एक हिस्सा टूट कर, यहाँ देख रहे हैं ना, ये छोटा वाला हिस्सा, ये वाला है ना, ये धीरे धीरे उभार आना शुरू होता है और यहीं से एक नई सेल
जो है डेवलप होना शुरू होती है पेरेंट सेल से ही, और उसी के ऊपर ये ग्रोथ करती है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद देखो, पहले ये इससे हुआ, फिर यहाँ से एक और हुआ, फिर यहाँ से एक और हुआ, फिर यहाँ से एक और हुआ, और यहाँ से ये देख रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग ऐसे ऐसे चेन चलती रहती है। इस तरीके से जो बडिंग होती है, ये एक तरीके से एक जुड़ा हुआ लगाव वाली जो स्थिति आती है, सेल 1 से 2, 2 से 4, ऐसे कन्वर्जन, जो इस तरीके का कन्वर्जन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि एक बॉडी पार्ट, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से अलग हुए बिना उसी से जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम बडिंग कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी उसी तरीके का नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इजी ज़रूर कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर समझ ली जाएं तो इजी बहुत हो सकता है। फिलहाल देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ asexual reproduction, तो spores are small bulb-like structure develops at the top of the erect hyphae of the fungus plant, released into the air and germinate into new individuals after landing into food or soil। ठीक, यानी कि भाई साहब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पोर दिखाई दे रहा है। कहाँ है स्पोर? जहाँ है भाई, ये देखिए स्पोर्स हैं, बहुत ढेर सारे स्पोर हैं। ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद नीचे यहाँ पर या तो यहाँ किसी फूड पर गिर जाते हैं, ठीक, या फिर ये सॉइल पर कहीं गिर जाते हैं, यहाँ कहीं मिट्टी होगी वहाँ गिर जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर ये बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो स्पोर फॉर्मेशन है, मतलब ये स्पोर की तरीके से फॉर्म होते हैं। पहले छोटे से रहेंगे, बिल्कुल स्पोर से शुरुआत होती है जिन सेल्स के, उनके लिए ये या उस तरीके के रिप्रोडक्शन में इसको हम कह सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन किस में आता है? तो इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें किसी भी दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही हो रही सारी चीज़ें, केवल सिंगल पेरेंट बॉडी है। आइए आगे की बात करते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आइए ज़रा देखते हैं। फोर्थ में फ्रेगमेंटेशन, इट इज़ द एक्सीडेंटल प्रोसेस व्हेन द ब्रोकन पीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आइए देखिए यहाँ इस एक आपको जो है छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ एक स्पायरोगारा बना हुआ है, ये कैसे ब्रेक हो रहा है ये आप देख रहे हैं, बहुत ईजी है। फ्रेगमेंटेशन होता है, और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा ना, इट इज़ द एक्सीडेंटल प्रोसेस। ये झटके से ही टूट गया, ठीक, टुकड़ों में टूट गया। मान लिया कहीं कोई जा रहा था अचानक से और गाड़ी में हल्का सा झटका लगा, और मान लिया ये आपकी जो है छोटी सी कार है ना, ये आपकी छोटी सी कार, भाई साहब ऐसी कार आपने देखी नहीं होगी, है ना, फिर से बना देते हैं। आपकी कार बड़ी ऐसी है ना, ये आपकी छोटी सी कार है, और ये कार आपकी जो है आप बैठे हुए जा रहे थे इस कार में, और उसके बाद ये कार के पहिए हो गए, और ये जो है आपके लिए साइड मिरर भी लगा दें हम, क्योंकि बिना साइड मिरर का मज़ा कैसे आएगा, है ना, ऐसे। अब ये आपकी कार का हो गया गेट, ठीक, यहाँ पे हैंडल लग गया, ठीक। अब भाई साहब देखो, तुम जा रहे थे, यहाँ ये मान लिया बड़ा सा पत्थर है, और बड़े से पत्थर से तुम्हारी कार टकरा गई, चढ़ नहीं पाई, और चढ़ नहीं पाई, टकरा गई, तो तुम यहाँ बैठे थे, ठीक, ये स्टीयरिंग है और तुम यहाँ बैठे हो, ठीक, ये तुम हो, ये बाल है तुम्हारे, और तुम्हारी कार यहीं 20 से 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई। एक तो आगे ही रहेगी, लेकिन दूसरा पीछे झटके से पीछे की तरफ चला गया। अब क्या हुआ? यही क्या है? फ्रेगमेंटेशन है। यही क्या है? फ्रेगमेंटेशन। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता, ये एक सेल में होता है। सेल में किसी भी एक्सीडेंट की वजह से मान लिया कुछ झटका लगा, कुछ भी हुआ, और वो ब्रेक हो गई, टूट गए, डिवाइड हो गए, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म टूट गया, डिवाइड हो गया, और उसके बाद फिर से वो अपने आप को कंप्लीट कर ले रहा है, उसे ही फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब बात करते हैं रीजनरेशन की। अब रीजनरेशन भाई साहब, री मतलब दोबारा और जनरेशन मतलब उत्पन्न होना, बहुत ईजी है। लेकिन देखते हैं कि पहले क्या दिया गया है। when the simple animal like Hydra planaria develop a new individual from their broken older part, it is known as regeneration. It carried out by specialized cells which grows large numbers of cells.
ठीक है, बहुत ईजी है भाई साहब। हमने चाकू ले छुए कत्लेआम कर दिया, यहाँ एक हाइड्रा प्लेनेरिया जो था हमारे पास, हमने उसका कत्लेआम कर दिया। और उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि भाई साहब 3 हिस्से में जब हमने इसको जो है तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, और 3 के तीनों हिस्से अलग कर दिए, उसके बावजूद पहले हिस्से में भी डेवलपमेंट, दूसरे में भी डेवलपमेंट, और तीसरे में भी कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया। यहां देख लीजिए, यहां भी 3 हिस्सों में आपने कत्लेआम मचाया, और उसके बाद हर एक हिस्सा आपसे बदला लेने के लिए पूरा एकदम उतावला हो गया, और अपने आप में 1 से 3 हो गए। यही क्या है, यही प्रोसेस क्या है, यही है रीजनरेशन। छिपकली की पूंछ, जो छिपकली का बॉडी होता है उससे फिर से जनरेट हो जाती है, लेकिन पूंछ नहीं बनती है ना, तो वहाँ रीजनरेशन नहीं होता। बॉडी से पूरी चीज़ आ सकती है, लेकिन पूंछ वाले हिस्से में कुछ क्या फिर से छिपकली आती है, नहीं आती, ठीक है, तो वो रीजनरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब देखो, ये पूंछ वाला हिस्सा था, पूंछ वाले से पूरी बॉडी आ गई, बीच का बॉडी था, बॉडी पार्ट है ना, अब ये जो मेन बॉडी पार्ट है इससे भी खोपड़ी आ गई, पूंछ भी आ गई, हेड एंड टेल दोनों आ गया, बॉडी थी ही। अब यहाँ केवल हेड था, टेल नहीं थी, और बीच की बॉडी नहीं थी, दोनों आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है रीजनरेशन, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट लाइक द स्टेम, रूट, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। बहुत इजी है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का ऐसा मोड इन विच पार्ट, जिसमें कि किसी पार्ट लाइक स्टेम, रूट, लीव, है ना, यानी जड़, तना, पत्ती, इन सब में डेवलपमेंट होने लगे, और न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, नए, जैसे मान लिया आपने कुछ देखा, जैसे आपने कोई प्लांट देखा है ना, और उस प्लांट में क्या हुआ कि एक पत्ती थी, ठीक, और एक पत्ती में जो है ये आपकी पत्ती है, ठीक है, इस पत्ती में यहाँ से फिर से इसी पत्ती से ही नया प्लांट उगने लगा, ठीक है, इसमें नई नई पौधे, पत्तियाँ आने लगे। यही क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कंडीशंस फेवरेबल मिली नहीं कि यहाँ से ग्रोथ चालू हो गई, यही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है, पत्ती से नई पौधे का निकलना, है ना, ये सब है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स, इसके लाभ क्या है। तो प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स, बिल्कुल भाई साहब, fruits earlier than those produced from seeds, growing banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seeds, ठीक। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है genetical similarity is maintained in the plants like as sugar cane, rose, grapes, है ना भाई, डॉट 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 आगे आप समझ रहे हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग वगैरह के थ्रू होता है ना ये सब। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स में होता है, तो ऐसा नहीं है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में ही होता है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बहुत जल्दी कर ली है, ठीक है। तो अब इसी समय हम लोग आगे बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, आइए जरा डिस्कस करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस as a result of fusion between two gametes, one from each parent, it is called sexual reproduction। यानी दोनों गैमेट्स या जेमेट्स उपस्थित हैं, और एक मेल बॉडी से एक फीमेल बॉडी से, दोनों से आ रहा है, दो पेरेंट हैं, एक पेरेंट ने अपना एक गैमेट दिया, दूसरे ने अपना एक गैमेट दिया, ये जैमेट दिया, और उसके बाद फिर एक रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों के मिलने से, जो दोनों के युग्मनज हैं उनके मिलने से जो है फर्टिलाइजेशन हुआ। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन अगर किसी रिप्रोडक्शन में होता है तो वो क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि फर्टिलाइजेशन तो इसी में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसमें देखते हैं दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? अभी फर्टिलाइजेशन का हमने क्या कहा? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू
गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो पेरेंट्स हैं और दोनों ने एक एक जेमेट दिया और उसके बाद वहाँ से जो क्रॉस हुआ उन दोनों का, उन दोनों जेमेट्स का या उन दोनों के जेमेट से एक नया जो बॉडी बन रहा है, ठीक, वो नया सेल या वो नई बॉडी ही बनने का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, वो स्टार्टिंग का फर्स्ट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब इसमें आगे दिया है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिक। द फॉर्मेशन ऑफ एक मिनट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल और जेनेटिक फ्रेगमेंट्स बिटवीन homologous chromosomes causing a genetic recombination which leads to the variation। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इस पॉइंट के बाद, लास्ट पॉइंट के बाद। मुझे उम्मीद है कि लास्ट पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, बीच में हमने आपको अच्छे से समझाया है ना। अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आखिर कैसे, है ना, हम कैसे माने ये सारी चीज़ें होती हैं। देखते हैं क्या होता है। इट occurs मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स, पहली चीज़ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, ये होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद कह रहा है इनफैक्ट फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। बहुत इजी है, फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसके हैं, तो प्लांट्स के हैं, सिंपल सी बात है। आइए ज़रा देखते हैं कि कैसे हैं, क्या है या क्या होता है, कैसे क्या होता है ना। अब देखिए, फ्लावर्स से दो तरीके के बातें यहाँ हुई। ठीक है, पहली बातें होंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की और दूसरी बात होगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। ठीक, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है कि बोथ मेल और फीमेल या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर अवेलेबल, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है भाई साहब, जिसमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट मौजूद हो। ठीक, जैसे अच्छा इन दोनों के, जैसे यहाँ हिबिस्कस मस्टर्ड हो गया और इसके एग्जांपल में पपाया और वाटरमेलन हो गया, ये जो यूनिसेक्सुअल में आते हैं भाई साहब। ठीक है, अच्छा यहाँ नीचे आपको जो फिगर बना वो दिख रहा है, आपकी किताब में भी ऐसे बना है, ये जो हिबिस्कस है ना है। अब कैसे क्या होता है यहाँ पर आपको चीज़ें और भी एक्सप्लेन करके दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी और मेन इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान से रखने वाली है वो ये है, व्हाट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, व्हेन pollen grains of flower transfer to stigma of carpel of the same flower is always known as same pollination। ठीक है, लेकिन अगर यहीं कहा जाए when pollen grains of flower transfer to stigma of the carpel of the, अब यहाँ सेम हटा दो, फ्लावर टू द कार्पेल ऑफ another फ्लावर, यानी एक फूल से दूसरे फूल। ठीक, ये है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है और ये सेल्फ पॉलिनेशन, हिंदी मुझे नहीं पता इसकी क्या होती है। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ और कह रहा है नीचे, दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। एनिमल्स का यहाँ पर जैसे जो भौरा वगैरह है ना, वो एक फूल से बैठ करके दूसरे फूल पर बैठता है, तो ये हेल्प करता है। ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल पर जो है स्टिग्मा के जो कार्पल्स हैं उनके ट्रांसफ़र में या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अगर आपसे एजेंट पूछा जाए तो आप बता सकते हैं विंड होती है, वाटर होता है एंड अदर एनिमल और एज वेल एज इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं नहीं, टिड्डी वगैरह। आफ्टर पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, द पॉलन ग्रेन्स रीच टू द एग सेल इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। भाई साहब पॉलन ट्यूब में पहुंच जाता है पॉलिनेशन के बाद। कैसे पहुंचता है भाई साहब, देख लो यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से है। मान लिया कोई भौरा उड़ कर आया, ठीक है, ए देखो यहाँ पर ऐसे भौरा उड़ के आया, इस पर बैठ गया। अब यहाँ से जो एक दूसरा पर्टिकुलर जो हमारे पास, ये तो एक मिनट फिगर बनवाया होगा, ये देखो, ठीक है,
ये आफ्टर पॉलिनेशन का जो है सिस्टम यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। पॉलन ग्रेन जो हमने देखा कि 2 फ्लावर्स में चाहिए होता है, ठीक है भाई, सब बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हमारा जो है ये पूरा सिस्टम, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि भौरा उड़ के आया, यहाँ बैठ गया फ्लावर पर, यहाँ उसने जो है एक दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन छोड़ दिया, और फिर क्या हुआ, वो पॉलन ग्रेन यहाँ छूट गया, और यहाँ छूटते ही फिर वो सीधा ऐसे उतरकर इसमें धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गया, मतलब चला गया, और फिर यहीं से फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। अब फर्टिलाइजेशन यहाँ से कैसे होता है, आइए ज़रा समझते हैं। द फ्यूजन बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड फीमेल एग सेल, इट अक्योर्स इनसाइड द ओवरी। अब ओवरी का ये देखो भाई साहब, ये ओवरी है पूरी, यानी ये नेक के नीचे का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ओवरी, ठीक है, फ्लावर में। अच्छा, नेक वाला पार्ट जो है वो स्टाइल कहलाता है, और नेक के ऊपर का जो फेस पार्ट होता है या मेन पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये छोटे नहीं है, बड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे, ठीक, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है। और ये किसके थ्रू जाते हैं, पॉलन ट्यूब के थ्रू ऊपर से नीचे जाते हैं पॉलेंस, है ना। इसके बाहर क्या होती है, तो ओवरी वॉल होती है, ठीक। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, और यहाँ एक अंदर एग ऑलरेडी मौजूद रहता है। उसके बाद चीज़ें आगे धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, फिर जायगोट डिवाइड होते हैं, फिर बीज उसमें सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरीके से फिर जर्मिनेशन उसमें हो जाता है। अब जर्मिनेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, आप पढ़िएगा, आपको समझ में ना आएगा तो आप बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया है, ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रेपन्स टू फॉर्म्स अ फ्रूट, while the seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under suitable conditions. This process is known as germination. Understand what I want to say? भाई देखो बहुत इजी है, अगर आप समझना की कोशिश करेंगे ना तो बहुत इजी है। जैसे आपने देखा ना, जो चीज़ें लिखी हैं वही है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस चीज़ की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चीज़ की बात करेंगे, और आगे क्या उसमें और भी कुछ देखना होगा या नहीं होगा, या आगे और भी चीज़ें रहती हैं या नहीं रहती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर बताइए।